कर दे स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम लोग ने फिनिश किया था जिसका नाम था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो चैप्टर का नाम है। उसमें का एक पार्ट हम लोग ने फिनिश किया था जो क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आज हम बात करेंगे अबाउट इसके अंदर और एक कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है जो हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ये कौन दिया दोस्तों? This concept is given by Hicks and Allen. Marginal utility analysis कौन दिया सर? Alfred Marshall. Indifference curve analysis कौन दिया सर? Hicks and Allen. Clear है एकदम? Yes sir. So Hicks and Allen क्या बोलते हैं कि मार्शल तू येड़ा है। मार्शल इज लाइक, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे साथ, बदतमीज, नॉनसेंस। मैं अल्फ्रेड मार्शल है, मैं, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तू येड़ा है करके। सही है ना एकदम? हाँ। तो वो हिक्स एंड एलन बोले, देख भाई तू सही में येड़ा है, अब रीजन बता रहा हूं क्यों। मार्शल इज लाइक, बताना, बोल क्या हो। बोला, रे भाई पागल, ऐसे यूटिलिटी को मेजर कर सकता है क्या? कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड? बोले मैंने अज्यूम किया है। अरे क्या अज्यूम किया है? इट इज सच एन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। हाउ कैन यू मेजर यूटिलिटी व्हेन इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन? ये आप फील कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं कि कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब एक्चुअल में कैसे बोल सकते हो कि हाँ मुझे इतने यूटिल्स मिलेंगे, इतने इतने अमाउंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नॉनसेंस है ये। मार्शल इज लाइक, अच्छा ऐसा है क्या? फिर तू बताना क्या करना चाहिए। तो बोलता है अपन ने ना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अप्रोच लेना चाहिए। ये मोर रियलिस्टिक है, ये मोर प्रैक्टिकल है। मतलब कैसा प्रैक्टिकल है? तो बोलता है देखो, इंस्टेड ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाउ मच सेटिस्फैक्शन आई विल डिराइव, विच इज नॉट पॉसिबल, आई कैन रैंक द कमोडिटीज इन ऑर्डर ऑफ व्हाट द सेटिस्फैक्शन आई गेट। ज्यादा इंग्लिश हो गई? थोड़ी ज्यादा हो गई। वो कहता है, हिक्स एंड एलन क्या बोलते हैं, भाई देख सिंपल सी बात है, उसको क्वांटिफाई करने के बजाय उसको ऑर्डर में लाना इजी है। कि मतलब अगर मान लो मेरे पास ये लेट अस से दिस इज कोको कोला, दिस इज कोकम शरबत, दिस इज नींबू पानी, हाँ दिस इज कॉफी, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, इट इज मच इजियर फॉर मी टू रैंक देम। इनको ऑर्डर करना मेरे लिए बहुत, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना वैसा ऑर्डर नहीं रे भाई। ऑर्डर करना मतलब रैंकिंग करना कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इसमें से मिलेगा, फिर सेकंड कोकम शरबत से, फिर नींबू पानी से, फिर ये। तो ये रैंकिंग, सबसे ज्यादा किस्में, सबसे कम किस्में, ये ऑर्डर, ये रैंकिंग में लेके आना, इट इज मच इजियर ना। अरे बोलो ना भाई। यस सर। सो दिस इज मच प्रैक्टिकल, दिस इज मच रियलिस्टिक। ये मुमकिन नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए आप समझने की कोशिश करो, हिक्स एंड एलन जो अप्रोच दे रहे हैं इंडिफरेंस कर्व वाला, ये मोर रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये चीजें वास्तविक में हो सकती है करके। आई बात समझ में आपको? बोलो ना कुछ। यस सर। सो इसीलिए इस अप्रोच को नाम दिया गया है एज विच अप्रोच? So this approach given by Hicks and Allen is called as ordinal approach. क्या बोलते हैं इसको? Ordinal approach. मार्शल का जो अप्रोच था वो कौन सा था? कार्डिनल, कार्डिनैलिटी, क्योंकि वहां पे मेजर कर सकते थे। यहां पे किसकी बात हो रही है? ऑर्डिनैलिटी की। ऑर्डर में लगा सकते हैं, रैंकिंग में लगा सकते हैं। आई बात समझ में आपको? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच एंड हिक्स एंड एलन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच? कि मार्शल में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट इंडिफरेंस कर्व में हम लोग उसका रैंकिंग कर रहे हैं, उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में लगा रहे हैं, क्लियर एकदम बात? यस सर, ओके, वेरी गुड।
तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी इन्होंने क्या दिया है, हिक्स एंड भी बोलते हैं भाई कुछ अजम्पशंस हम भी देंगे, तभी जाके ये इंडिफरेंस कर्व जो है ना काम करेगा। आई बात समझ में? सो अजम्पशन नंबर 1 क्या कहता है, फिर से वही, कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। सही क्या गलत क्या उसकी समझ है, एंड ही विल ऑलवेज अगेन ट्राई टू अचीव व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द कॉम्बिनेशंस और द रिसोर्सेस ही हैज। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो आपने खोला है क्या वो चैप्टर? आपको मैं वो उतना पार्ट रीड भी कराता हूं ताकि आपको समझ में आए। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, द कंज्यूमर इज व्हाट, रैशनल, एंड साथ ही पोजेसेस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच ही लिव्स। मतलब उसको इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अब अपन बीसी के पढ़ क्या है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अरे बिजनेस का 2 टाइप का एनवायरमेंट होता है, माइक्रो और मैक्रो, बराबर के नहीं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो। So consumer is rational and has full information about economic environment. Second point, जो कंज्यूमर है ये अज्यूम कर रहे हैं कि इज केपेबल ऑफ व्हाट, रैंकिंग। रैंकिंग व्हाट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। आप समझने की कोशिश करना, रैंकिंग करना है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कॉन्सेंट्रेट करना, अभी तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक एक प्रोडक्ट की बात करी थी, कोकम शरबत, नींबू पानी, क्या बोलते हैं उसको, कॉफी, कोक, ये अपन ने रैंकिंग करा था इसका। बट यहां पे फोकस करना, द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑफ व्हाट, द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, उसके ऊपर आएंगे अपन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी फोकस करना है वो क्या है कि दैट कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग। अगर आपके सामने 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस रखे तो आपको ये बोलते आना बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे, सेकंड कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे, थर्ड कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे। ऐसे आपको रैंकिंग करते आना चाहिए। द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग कि फर्स्ट, ये फर्स्ट है कि ये मुझे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा, सेकंड ये उससे कम थोड़ा, ये उससे कम, ये उससे कम। सो दिस इज फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। द कंज्यूमर शुड बी केपेबल ऑफ व्हाट, रैंकिंग। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट, द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ व्हाट, रैंकिंग। ऑल कंसीवेबल, कंसीवेबल मतलब ऑल पॉसिबल combinations of goods, सूरज को बुलाना, all possible combination of goods according to the satisfaction they yield, according to what, satisfaction they yield। मतलब मुझे अगर 4 कॉम्बिनेशंस है A B C D, so first A, second B, third D, third C, fourth D, so I am capable of what, ranking those combinations। Clear ekdam? Yes sir। He can rank them as first preference, second preference and so on। उसके बाद important point वो क्या कहता है कि if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B। अगर आप टी को प्रेफर करते हो ओवर कॉफी या कॉफी को प्रेफर करते हो ओवर टी, आप ये बता सकते हो कि व्हाट यू प्रेफर ओवर व्हाट, ये आप बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें क्या बात हो रही है, कितने से, ये बताना मुश्किल है सर, क्योंकि अगर कितने से वाली बात आ गई तो फिर मार्शल बैठे ही आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, अब बोलना भाई, हाँ अब चुप क्यों है, समझ रहे बात को।
तो वो क्या बोल रहा है, देख मैं ये ए को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू बी। हाँ ठीक है, कितने से कितना प्रतिशत ज्यादा प्रेफर करेगा भाई, ये नहीं बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं कि आई प्रेफर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हैंड माइक है और ये कॉलर माइक है, बराबर के नहीं? तो मुझे बताओ आई विल प्रेफर व्हाट, क्योंकि दिस इज लिविंग मी व्हाट, माय हैंड्स आर फ्री नाउ, सो आई कैन राइट, आई कैन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन यू थिंग्स, तो ये बेटर है मेरे लिए, आई विल प्रेफर दिस। भले ही दोनों वायरलेस है बट ये मेरे को ये बेटर है एज कंपेयर टू द हैंड माइक। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ये बता सकता हूं कितने से बेहतर है क्वांटिटेटिवली? इन नंबर्स कैन आई एक्सप्रेस? नो, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन नंबर्स। तो ये काफी सही अजम्पशन भी लग रहा है। आगे देन थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। वो कहता है कि सर देयर इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। क्या बोल रहे हैं? देयर इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। इसका मतलब समझते हो? कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि अगर आप ए को प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर व्हाट बी, आप बोल रहे हो ए इज, सबका चालू है ना, देख एक बार वो क्या टेलीग्राम पे क्या मैसेज कर रहे थे। अगर आप बोल रहे हो कि ए इज ग्रेटर देन व्हाट बी, दैट इज आई प्रेफर कॉम्बिनेशन ए ओवर कॉम्बिनेशन बी, फिर आपके सामने कॉम्बिनेशन बी के जगह आपके सामने आता है और एक सी, तो आप बोलते हो नहीं नहीं आई प्रेफर व्हाट बी ओवर सी। सही बात है ना एकदम? सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एनी टाइम, अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूं ए बेहतर है बी से और बी बेहतर है सी से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सी इज बेटर देन ए? कैन आई से सी इज बेटर देन ए? नो, आई कैन नॉट टेल दिस। अरे भाई अगर मैं बोल रहा हूं ए बेहतर है बी से, बी बेहतर है सी से, सो सी कैसे बेहतर हो सकता है ए से? या तो ऐसा एक काम करता हूं, चलो आपको सिंपल करता हूं, आगे आगे जाते हैं। मैं बोलता हूं ए और बी में मैं बी प्रेफर करेगा, बी और सी में मैं सी प्रेफर करेगा, तो मुझे बताओ ए और सी में आप किसे प्रेफर करोगे? कभी भी सी को प्रेफर करोगे। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। द कंजम्पशन पैटर्न जो है ना वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो बी बेहतर है ए से और अगर यहां पे आप बोल रहे हो सी बेहतर है बी से, तो भैया सी हमेशा बेहतर रहेगा किससे? ए से। अब ये नहीं बोल सकते कि ए बेहतर है सी से, फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना। फिर भाई तू वो क्या बोल रहा है, बी इज सुपीरियर एज कंपेयर टू ए, अच्छी बात है। तू क्या बोल रहा है, सी इज सुपीरियर एज कंपेयर टू बी, बट अगर ए और सी को कंपेयर करेगा तो तू क्या बोल रहा है, ए इज सुपीरियर देन सी। क्या येड़ा है क्या? समझा क्या बात को? तो आप समझने की कोशिश करो, देयर इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न ओवर हियर। क्लियर है एकदम बात? यस सर, वेरी गुड। सो ये यहां पे बात होगी कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। दिस इज द थर्ड अजम्पशन। क्लियर एकदम बात? यस सर। उसके बाद हम दोस्तों बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशंस पे आएंगे आगे और, बट जब कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन which has higher number of goods will be preferred as it provides higher level of satisfaction। कुछ समझ में आया आपको? अगर मान लो आपका एक कॉम्बिनेशन ए है जिसमें बात करते हैं फूड और जिसमें बात करते हैं क्लोथिंग। अब आपको क्या बोलते हैं उसको, 4 वक्त का खाना मिल रहा है और 12 जोड़ी कपड़े आपके पास। और एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 4 वक्त का खाना मिल रहा है और 16 जोड़ी कपड़े आपको। बताओ क्या प्रेफर करोगे, ए या बी? कभी भी कौन सा प्रेफर करोगे? हाँ, कभी भी हम लोग बी प्रेफर करेंगे, क्योंकि सर उसमें 2 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े मिल रहे हैं ना सर, तो वो हमको बेहतर है सर। अरे बोलो भाई यस सर। अगर मान लो सी कॉम्बिनेशन में 5 वक्त का खाना है और 16 जोड़ी कपड़े, कौन सा प्रेफर करोगे? सी। अरे 5 टाइम का खाना मिल रहा भाई,
तुम समझ रहे क्या बात को? सो जिस किसी कॉम्बिनेशन में आपको, बोलो ना बच्चों, जिस किसी कॉम्बिनेशन में आपको दिखते हैं कि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज गुड्स है, वो कॉम्बिनेशन को हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो आपको देगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो इसके अजम्पशन सिंपल एकदम 4 पॉइंट है। वो क्या कहता है दोस्तों? एक तो कंज्यूमर रैशनल है और पूरी समझ रखता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट की। नंबर 2, ही इज केपेबल ऑफ व्हाट? रैंकिंग, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, से ऐसा रैंकिंग कर सकता है। थर्ड पॉइंट वो क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है ना, वो क्या है, उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब अगर वो बोलता है बी बेहतर है ए से, सी बेहतर है बी से, तो हमेशा सी बेटर रहेगा एज कंपेयर टू ए। दैट इज कंसिस्टेंट पैटर्न। नहीं समझ में आया? तो ऐसा पूछे कैसे घूरते बैठेंगे बच्चे? अरे ऐसे पूछने का भाई, मैं पागल है क्या रे? वैसे घूर रही है मेरे को शक्की निगाहों से कि भाई बोल क्या रहा है। क्या नहीं समझा? तो फिर कोई बात नहीं। सो ऐसे डेंजर तरीके से देख मत, मेरे को डर लगता है ऐसे ऐसे एकदम। ऐसे क्रिमिनल को देखते हैं ऐसे देख रही तू। सो देर इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। क्लियर एकदम? यस सर। देन वी टॉक अबाउट इज combination which has the higher number of goods will be preferred first over the other. Clear एकदम? Yes sir. चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अबाउट इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अभी ध्यान देना, ये बहुत डिफिकल्ट है ना? एक ही बार समझाऊंगा इसको, बहुत भारी समझाऊंगा। अभी बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट है, पहले मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है? बार बार नहीं समझाऊंगा इसको क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए तो कल नहीं किया ना अपन, नहीं तो कर लेते। डिफिकल्ट है, ध्यान देना। सो अब मैं समझाऊंगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। सुनना ध्यान से, एकदम मन लगा के। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। मैं बोला था ना एक ही बार पढ़ाऊंगा। हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट है, एक ही बार पढ़ूंगा। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इज अ कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। भूलना नहीं है। वापस एक बार, नहीं समझा? मैं समझाता हूं। देखो भाई, इंडिफरेंस कर्व जो है ना, इट इज अ कर्व। हाँ अब क्लियर एकदम? यस। which shows the combination of two goods. Which shows the combination of two goods. So indifference curve is a curve which shows the combination of two goods. अब जैसे कर्व बनाएंगे तो ग्राफ पे आएगा ना कर्व। कर्व बनाएंगे तो ग्राफ पे आएगा कर्व। तो ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? तो इसीलिए कितने गुड्स को प्रेफर करेंगे? 2। समझे? वाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 गुड्स। सर कॉम्बिनेशन में तो 3, 4, 5 भी आ सकते हैं ना। सर वाई ओनली 2 गुड्स? बिकॉज वी हैव ओनली 2 एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो इसलिए वी विल हैव ओनली व्हाट? 2 गुड्स। समझा क्या बात को? सो इंडिफरेंस कर्व इज अ इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which is the combination of 2 goods. Understood why 2 goods? Because we only have 2 axes. So we can plot only 2 goods. सही है एकदम, बेस्ट है। Which gives equal level of satisfaction. Which gives equal level of satisfaction. वो इंडिफरेंस कर्व पे देर विल बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स एंड दोज कॉम्बिनेशंस विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बोलो नहीं समझ में आया? नहीं समझा? मैं समझाता हूं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे यहां पे अपन लिखते हैं कॉम्बिनेशन, यहां पे लिखते हैं फूड, यहां पे लिखते हैं क्लोथिंग, और दोस्तों यहां पे लिखते हैं MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एकदम आराम से।
देर इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. कौन से दो गुड्स हैं यहां पे? अरे ए और बी, एड़ा है क्या? स्क्रीन पे देखना, फूड और क्लोथिंग है ना, ए और बी मणे. बी लिखा है क्या मैंने इधर? फिर कहां से ए और बी आया? बाउलट. सो फूड एंड क्लोथिंग, दीज आर द टू गुड्स. अब जैसे आपको एक वक्त का खाना मिल रहा है और आपको 12 जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं. सो हियर यू हैव अ डिफाइंड पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब इसको फील करना भाई. मतलब आपको एक वक्त का खाना मिल रहा है, बोलो ओके. आपके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, बोलो ओके. सो एक वक्त का खाना और 12 जोड़ी कपड़े आपको एक लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बोलो सही है. सो वो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन, मतलब एक मन बना लो कि हाँ मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. क्वांटिटेटिवली अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन क्या बोल रहे हैं बस कि हाँ एक लेवल का सेटिस्फैक्शन है, बोलो है. मन बना लो, है पक्का ना. अभी क्या हुआ, मम्मा आई और मम्मा बोली मेरा राजा बेटा, मेरा बाबू, तेरे को भूख लगती होंगी ना, है ना बेटा, क्या तेरे को लंच के साथ साथ डिनर भी करना है. देखो देखो कैसी खुशी बढ़ी के नहीं बढ़ी आपकी. एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था आपका. बट जैसे ही मम्मी आके बोली कि बेटा 2 वक्त का खाना खाएगा, आप बोले हाँ मम्मा खाऊंगा. अब मुझे बताइए आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, आपकी जो खुशी है, वो ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, एकदम ऐसे ऐसे एकदम सुप करके ऊपर बढ़ गई ना, एकदम एकदम ऐसे ऊपर. बहुत खुश हो गए आप, बोले वाह यार, आज तक एक वक्त का खाना मिल रहा था, आज 2 वक्त का खाना मिलेगा. सो आपका जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था, वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऐसे एकदम ऊपर चला गया. गया कि नहीं गया? हाँ. सेटिस्फैक्शन ऐसा कैसे गया ऊपर? एकदम एकदम तेजी से ऊपर गया, सुप कर गया, एकदम सही है ना. हाँ. तो बहुत खुश हो गया, बोलो हाँ यार मजा आ गया, 2 वक्त का खाना मिला. मम्मी आई बोले बेटा ज्यादा खुश मत हो, अगर आपको ये चाहिए तो आपको बलिदान देना होगा, बलिदान जरूरी है. तो यहां पे मम्मी बोली चल तेरे 6 कपड़े दे इधर. वो 6 कपड़ों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तेरे एक वक्त के खाने से. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. योर 6 units of clothes are getting substituted for 1 extra meal. एंड यू आर लाइक इधर थे ना क्या मम्मी, एंड अगेन यू आर लाइक कि जैसे थे वैसे हो गए. अब मम्मी आपको पूछ रही है बेटा बोल ए प्रेफर करेगा या बी प्रेफर करेगा. यू आर लाइक कि मम्मा क्या ही फर्क पड़ता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ही फर्क पड़ता है. उसके बाद आपको मम्मी बोली बेटा लंच डिनर के साथ साथ ब्रेकफास्ट, बड़ा ब्रेकफास्ट, एंड यू आर हैप्पी. बट अब आपका सेटिस्फैक्शन ऐसा जाएगा क्या? नहीं. ऑलरेडी यू आर थोड़ा कंटेंटेड हो, 2 वक्त का खाना तो वैसे भी है. सो यू आर लाइक कि हाँ ब्रेकफास्ट भी मिल रहा, सुबह सुबह उठते से वैसे भी भूख लगती, तो कुछ एकदम खाने को मिल जाए, मस्त मजा आ जाएगा एकदम ऐसे. तो क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन आपका बढ़ा. बट ऐसे बढ़ा क्या? अभी नहीं. चिंटू सा बढ़ा, ऐसे इतू सा बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ. सो सेटिस्फैक्शन बहुत कम बढ़ा आपका. तो इसीलिए मम्मी बोल रही है बेटा अब तेरा थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन बढ़ा ना, तुम समझो सेम लेवल पे आना है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन बढ़ा, थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ेगा. सो गिव अस ओनली 2 clothes, योर 2 clothes विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर 1 एक्स्ट्रा मील नाउ. समझा क्या बात को? उसके बाद मम्मा बोली बच्चा हाई टी, वुड यू लाइक टू हैव हाई टी? व्हाट इज हाई टी? व्हाट इज हाई टी? इवनिंग ब्रेकफास्ट, शाम की चाय नाश्ता. सुना होगा ना शाम का चाय नाश्ता, उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हाई टी. ऐसा हाई टी, ऐसा हाई टी नहीं. कहीं पे भी आप जाओगे कोई भी फंक्शंस में, बड़े होटल्स में, सो आपको ऐसे लिखा हुआ होता है हाई टी इज सर्व्ड एट 4 o'clock और 5 o'clock, टाइम लिखा हुआ होता है हाई टी. ये कुछ चीजें समझ में भी आनी चाहिए. सो हाई टी का मतलब होता है इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग ब्रेकफास्ट. लोग करते हैं ना,
अपने यहाँ पे जैसे उधर हाई टी बोलते हैं, अपने यहाँ पे 4 बजे ऐसे नहीं बोलते, अपने यहाँ बोलते चाय का समय हो गया है। अरे चाय लेके आओ यार, चाय का टाइम हो गया है यार, तो लोगों को समझ में आता है ओके 4 बज गई है। वी डोंट से 4 o'clock और 5 o'clock। हर घर का अपना एक चाय का समय सेट होता है, 4 बजे चाय हो गई तो चाय का टाइम हो गया। पापा ये नहीं बोलेंगे कि 4 बज गई, क्या बोलेंगे? चाय का समय हो गया। सो दैट इज हाई टी, इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग ब्रेकफास्ट। क्लियर एकदम? सो यू आर लाइक कि सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा बट पहले जैसा नहीं, दूसरे जैसा नहीं, तीसरे अभी ये क्या दे रहे दे दो, नहीं ऐसे क्या ऐसे, तो इसलिए कि ठीक है ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो एक जोड़ी कपड़ा दे दे, ये कॉम्बिनेशन। तो आप देख रहे हो, अगर आपको मम्मी पूछती है, पापा पूछते कि बेटा अब कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, बोल। कोई भी चलता है भाई सब में मेरे को जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, सब में सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन है मालिक। ए भाई बोलना कुछ, सब में भाई कसम से बता रहा हूं, सब में अभी सेम लेवल का। अभी क्या है भाई, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस, देयरफॉर कंज्यूमर इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस कर्व? बिकॉज इट मेक्स नो डिफरेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। It makes no difference, therefore the consumer is indifferent. That is what is indifference curve. समझा गया बात को? So indifference curve, वापस अब आप समझोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि indifference curve is a curve which shows the combination of two goods which are giving same level of satisfaction. आई बात समझ में आपको? So अब जब हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे जब यही अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना ऐसे इधर, सो यहां पे वी हैव क्लोथिंग, यहां पे वी हैव फूड। सो जब ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं ना, सो हमें इस कोऑर्डिनेट में एक ऐसा कर्व मिलता है, ऐसा एक कर्व मिलता है। तो दिस इज इंडिफरेंस कर्व, और इसके ऊपर आपको ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ए, बी, सी एंड डी। इफ यू एक्चुअली प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ ना, सो यू विल गेट दिस कर्व where it will have the different combinations of two goods. A is a combination of two goods, B is a combination of two goods, C is a combination of two goods, D is a combination of two goods. फिर आपको पूछेंगे कि भाई A, B, C, D कौन सा प्रेफर करेगा? कुछ भी चलता, because it gives us the same level of satisfaction. इसीलिए इस कर्व को क्या नाम दे? इस कर्व को क्या नाम दे? इंडिफरेंस कर्व। आई बात समझ में आपको? सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए, बी या सी या डी। क्लियर है? देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है एकदम? यस। किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बोलो ना। अब इंडिफरेंस कर्व ये कैसा है? तो सर इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कैसा है मालिक? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसका रीजन क्या है कॉन्वेक्सिटी का? बिकॉज ऑफ, मैं बोलता हूं, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये जो एमआरएस है ना, ये कम कम होते जा रहा है ना, इसके लिए ये क्या है दोस्तों? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं, इट इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर है? सर एक सवाल ऐसा आ रहा है कि व्हाट इफ अगर ये इक्वल होता, सो इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसा कर्व नहीं आता, इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन कैसा? ऐसा स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में आपको? अगर एमआरएस कांस्टेंट होता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होता। क्लियर है? एग्जाम में ना ये एमसीक्यू के लिए पूछते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे इसको। बट ध्यान में रखना कि when MRS is decreasing, therefore we have convexity of what? The indifference curve. But if MRS would have been constant, so it would have been a straight line.
बट फिर वो ऑप्शंस कैसे देते? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो आपको डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये ध्यान में आना चाहिए. क्लियर एकदम बात? यस सर. अंडरस्टूड व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? सच सच बोलो, झूठ मत बोलो. सो वापस से एक बार, इंडिफरेंस कर्व इज अ which is a combination of that gives us the same level of satisfaction. Therefore we say that consumer is indifferent among them. Clear एकदम? पक्की बात एकदम? Yes sir, very good. आगे बढ़ते हैं. अब सर जी हम बात करेंगे about properties of indifference curve. पहले indifference curve की बात हो ही रही है ना, तो हम क्या करेंगे सर? पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को समझ के लेंगे अच्छे से एकदम. क्या आप सब तैयार है? नहीं भी हो तो भी होना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. कि सर ये इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फीचर्स क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या बोला है यहां पे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपको फोकस करना है दोस्त कहां पे? ऑन द वर्ड स्लोप. ऑन द वर्ड स्लोप. जो स्लोप है ना इंडिफरेंस कर्व का, इट इज अ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. देखिए दोस्तों, ये अपने टू गुड्स है कॉम्बिनेशन, और ये जो है ना, ये स्लोप की बात हो रही है. ये ऐसा इंडिफरेंस कर्व का क्या रहेगा दोस्तों? ये ऐसा स्लोप रहेगा. बोलो नहीं समझा? बोल दो ना एक बार, नहीं समझा? कह दो कि ये सब झूठ है. नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये सच है. आप समझिए बात को. द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड. स्लोप पे फोकस कर रहे हैं मालिक, स्लोप पे. क्या कह रहे हैं यहां पे, तुम नहीं समझ रहे हो. अगर मैं इतना क्लोथिंग लूंगा, रुको, अगर इतना क्लोथिंग होगा तो इतना फूड मुझे मिलेगा. क्या ये सच है? क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सर. दूसरा, बट यही अगर मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे फूड ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा? मुझे क्लोथिंग में बलिदान देना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? इधर इधर मेरे पास ध्यान देना. एक कौन है देख, उसको बोल जरा कंट्रोल कर. बोलना नहीं तो तू आके पढ़ा ले, बोलना इधर. सो आपको समझ में आया कि क्या हुआ? कि अगर आप देखो, अगर आपको यहां पे क्लोथ्स आपको बढ़ाने हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फूड कम करना पड़ेगा. अगर आपको फूड बढ़ाना है तो आपको क्लोथिंग कम करना पड़ेगा. सो ये इनवर्स रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप कैसा होगा? इनवर्स रिलेशनशिप में कैसा स्लोप होता है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. समझे बात को? सो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर है एकदम बात? यस सर, वेरी गुड. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. आई बिलीव आप सबको समझ में आया होगा. वेरी गुड सर. अभी सर आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, कर्व ऑफ indifference curve is convex to origin. अभी अपने को फोकस कहां करना है? सब बच्चे ध्यान देंगे. हमको अभी सर फोकस क्या करना है? ऑन द वर्ड कर्व. तो एग्जाम में एमसीक्यूज में ध्यान देना बच्चा,
कि आपको अगर स्लोप पूछा है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना. द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, नन ऑफ दी अबाव और ईदर ऑफ दी अबाव. सो बच्चा क्या करेगा, वहां पे कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन को टिक करके आएगा, बट वो पढ़ना भूल गया कि स्लोप उसका डाउनवर्ड है और उसका जो कर्व है वो कॉन्वेक्स है. समझा क्या बात को? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है सर. सो द स्लोप इज डाउनवर्ड बट द कर्व इज कॉन्वेक्स. आई बात समझ में आपको? यस सर. तो इसीलिए एक एक चीज एकदम आराम से, इसलिए पहले उसके प्रॉपर्टीज को निपटाएंगे सर. समझा गया दोस्तों? सो यहां पे अभी जैसे देखो आप, ये जो है ये उसका क्या है दोस्तों? ये कर्व है. अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इधर इधर ध्यान देना. ये जो दो पॉइंट्स के बीच में ये ऐसा जो है, ये क्या है उसका? ये आपको समझ में आ गया ना कि सर ये स्लोप है. जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये स्लोप है उसका. बट ये स्लोप में इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन कब होता है उसका स्लोप? जब एमआरएस कांस्टेंट होता तब. अभी तो बोला था ना. बट हमें ऐसा, देवी और सज्जनों, हमें ऐसा कर्व क्यों मिल रहा है? वाई आर वी गेटिंग दिस कर्व? बोलो बोलो बोलो, टेल मी टेल मी टेल मी. सो इसका रीजन ये है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. सर बट आपको एक बात बताए क्या, ये आप भले ही रीजन आपने बहुत बार बोल दिया सर कि बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, बट सर हमको एक्चुअली नहीं समझ में आया कि व्हाट डिक्रीजिंग मार्जिन और ऐसा क्यों हो रहा है. बोलो यस और नो. बोलो नहीं समझ में आया ना? मैं समझाता हूं. देखो अभी एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं. ऐसे पूछने का, ऐसे शक्ल बिगाड़ते ना तो फिर मेरे को गेस करना पड़ता. फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस कब काम में आएगा, तू शक्ल से गेस करना. ऐसा नहीं बेटा, आपने बोलना चाहिए. अब मैं आपको समझाता हूं. देखो फूड 1 2 3 4 ऐसे एक एक यूनिट से बढ़ रहा ना फूड, बराबर. बट अब देखो यहां पे 12 यूनिट है क्लोथिंग के. 12 से एकदम कितने पे गिरा? डायरेक्ट 6. तो ये ऐसा आ गया. देखो इधर से ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर था अपना, सेकंड कोऑर्डिनेट इधर आया, तो ये एकदम से ऐसा गिरा नीचे. ये फर्स्ट आया नीचे ऐसा स्लोप, ठीक है ना. ये ऐसा आया. आया क्या? बोलो आया ना? यस सर. अब उसके बाद ये 6 से ये क्या हो गया? 4. बट ये तो एक से ही बढ़ाना ही है. दिस इज कांस्टेंट 1 1 1 1 2 3 4. बट दिस इज 12 6 4 3. समझ में आ रहा है क्या? एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. अरे समझ रहा है क्या? बट जो कम हो रहा है ना उसका ये इंटेंसिटी कम कम है. वो पहले आप देखो ना, पहले ये 6 12 to 6, फिर ये इतू सा, फिर ये इतू सा. समझ में आया क्या? तो उसके वजह से ये तो कांस्टेंट है. अब देखो सेकंड कोऑर्डिनेट यहां है, थर्ड कोऑर्डिनेट अपना ये इधर आया, तो ये यहां से इधर आएगा ना. समझ रहा बात को? फिर ये इधर आया 3, तो ये इधर आया कोऑर्डिनेट अपना, ये इधर आया. तो दिख रहा है आपको? अगर मैं ऐसे एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करेगा ना तो क्या दिख रहा है? ये ऐसा. क्या दिख रहा है? ये ऐसा. आपको कर्व दिखा के नहीं वहां पे? तो ये एमआरएस जो है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला जो मामला है कि एक को बढ़ाने के लिए यहां पे आपका ये कम कम होते जा रहा है ना, इसके लिए उस स्लोप में हमें कर्व नजर आ रहा है. समझे बात को? पक्की बात है एकदम. तुम ना झूठ मत बोलना मेरे से. यहां पढ़ने आए हो या पढ़ के जाएंगे. अगर नहीं समझाए तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है. यार मैं सर को कैसे वापस से पूछूं, सर को खराब लगेगा. कुछ नहीं है ऐसा. मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना. बोलो समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझाऊं? देखो है उधर ये सर वाला, उसको समझ में नहीं आया था बट जानबूझ के नहीं पूछ रहा था. नहीं एड़ा नहीं है वो, होशियार है, पूछ रहा है वो. अब आप समझिए बात को. फिर से एक बार खेलते यही गेम. देखो क्या हुआ यहां पे 1 2 3 4.
ये जो है अपना फूड, ये एक एक यूनिट से बढ़ रहा है ये, बट ये जो है एक यूनिट ऑफ फूड, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपना इधर आया ना, ये इधर आया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आपको अभी एक एक्स्ट्रा फूड को पाने के लिए आपको क्लोथिंग में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको, वो कितना होगा सर, वो 6 यूनिट्स करना पड़ेगा आपको सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा हुआ क्या नहीं, बराबर। बट अब और एक यूनिट फूड के लिए अब आप सब्स्टिट्यूशन कम करोगे या ज्यादा करोगे, कम करेंगे, क्योंकि अब अपना सेटिस्फेक्शन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ा था। तो यहां पे ये आपका आ गया नेक्स्ट तीसरा कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद मुझे बताइए, आपको और एक यूनिट का फूड चाहिए आपको, तो आप और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। बट आप कम करोगे या ज्यादा करोगे, कम करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करो, अपना जो एमआरएस है ये क्या होते जा रहा है, कम कम कम। एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए जो सैक्रिफाइस आपने किया था पहले, वो किया था 6 यूनिट्स का। फिर से आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड को पाने के लिए आपने सैक्रिफाइस किया, बट वो सिर्फ 2 यूनिट का। फिर से एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए आपने फिर से सैक्रिफाइस किया, बट वो सिर्फ 1 यूनिट का। समझ में आया आपको? आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कम 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 होते जा रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, स्केल से, सर आपके सामने स्केल से तभी तो फ्री हैंड ड्राइंग किया था। अभी स्केल से सब लोग ध्यान देंगे, देखो ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया स्केल से, ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं स्केल से। देख रहे क्या आप लोग? अच्छे से देखो, गौर से देखो, ये देखो, ये 2 पॉइंट्स को स्केल से कनेक्ट किया। फिर से ये 2 पॉइंट्स को देखो, ये इधर रहा, ये फिर से ये 2 पॉइंट्स को मैं स्केल से कनेक्ट कर रहा हूं। क्या नजर आ रहा है आपको? बोलते क्यों नहीं है? मतलब सारी चीजें मैंने, सारे पॉइंट्स को भले ही स्केल से मैंने कनेक्ट किया है, तो भी आपको दिख रहा है कि यहां पे एक कर्व बन चुका है ना भाई। वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आया, उसमें आपको दिख रहा है कि सर एक कर्व आया है। समझ रहे बात को? सो व्हाई इज दिस कर्व? बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। हटा दो इसको। हाँ, डायग्राम तो बनाए हैं ना, इसमें कोई बोलना फिर। अगर 2 गुड्स एक दूसरे के, मुझे बोलने दो, अगर 2 गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, सो एमआरएस वुड बी कांस्टेंट एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर 2 गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, तो एमआरएस आपका होगा, एमआरएस विल बी कांस्टेंट। पूछो ना कैसे? क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूट्स है तो एक कम हुआ, इसका एक कम हुआ तो इसका एग्जैक्टली एक बढ़ेगा ना, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो एमआरएस क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो अपना इंडिफरेंस कर्व अगर क्या रहेगा सब्स्टिट्यूट्स के केस में, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। समझे बात को? यस सर। दूसरा, अगर ये 2 गुड्स कॉम्बिनेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सो उस केस में अपना इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेप्ड। कैसा रहेगा? एल शेप्ड। अब आप ये पूछेंगे ये क्या भला है भाई एल शेप? बताता हूं। मस्त पढ़ने वैसे क्वेरीज पूछने के, आपके सर बहुत होशियार है, कभी घमंड नहीं किया उस बात का, है ना? इसकी तो ऐसा एल शेप रहेगा बेटा। अब आप पूछेंगे इसको क्या लॉजिक है? क्योंकि आप समझो बात को, इसमें क्या है ना, इधर ध्यान देना, ये इतना लगेगा तो ये भी इतना लगेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, क्योंकि दोनों साथ में ही कंज्यूम होंगे। समझ रहे बात को? सो बोथ आर नीडेड। सो इस पॉइंट पे ये भी होगा, ये भी होगा। अगर वो एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो उसमें कर्व नहीं आएगा, उसमें एल आएगा, एल। समझे बात को? सो इट विल बी एन एल शेप बिकॉज बोथ द थिंग्स। अब मुझे बताओ, ये चीज बढ़ाऊंगा मैं तो मुझे ये चीज भी बढ़ानी पड़ेगी ना। अरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेन ज्यादा हो गए तो इंक भी तो ज्यादा लगेगी।
अरे समझ रहे बात को? सो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा. इट इज एल शेप्ड. और इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पे दोनों होना जरूरी है ना, वो मिनिमम क्वांटिटी के लिए. कॉम्बिनेशन में दोनों गुड्स तो आएंगे ना. देयरफॉर इट इज एल शेप्ड. अंडरस्टूड? सो आपको ये एमसीक्यूज बेसिक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर वो दो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स है, सो इंडिफरेंस कर्व वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एमआरएस कांस्टेंट रहेगा. और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो दोनों साथ में होना बहुत जरूरी है. इसके लिए इंडिफरेंस कर्व आपका होगा एल शेप्ड. इट विल नॉट बी अ कर्व बट इट विल बी एल. क्लियर है एकदम? यस. एक ही बात है बेटा. चलो, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? कुछ बोलना पड़ेगा आप सबको. ओके. So now we go ahead and talk about the third property. अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होता यार. चलो, वो कितना, तुम कितने, उसने तुमसे डरना चाहिए. ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से. सो दो प्रॉपर्टीज अपनी हो गई. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है यहां पे कि हम कहते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्या कहते हैं अपन? हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव व्हाट? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अभी ये क्या मामला है, आइए इसको भी समझते हैं. अब जैसे अगर अपन इंडिफरेंस कर्व देखें, दिस इज इंडिफरेंस कर्व 1, दिस इज इंडिफरेंस कर्व 2, दिस इज इंडिफरेंस कर्व 3. तो विच इज द हायर इंडिफरेंस कर्व? 3. विच इज द लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व? 1. सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? IC 1, 2 या 3? क्यों? वो हायर है इसके लिए नहीं, उसमें ज्यादा गुड्स आएंगे, उसके कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स आएंगे एज कंपेयर टू IC 1 एंड IC 2. क्लियर है एकदम? तो इसीलिए IC 3 विल गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अंडरस्टूड? यस सर, वेरी गुड. फोर्थ पॉइंट, टू इंडिफरेंस कर्व will never intersect each other. इनका मिलन नहीं हो सकता है कभी भी, भले ही ये पैरेलल ना हो, बट इनका इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकता है. दिस इज IC1, and this is IC2. IC1, IC2. अब जरा गौर से, ध्यान से सुनिएगा. इधर कॉम्बिनेशन A, इधर कॉम्बिनेशन B एंड इधर कॉम्बिनेशन C. बोलो यस और नो. ये ऐसा नहीं हो सकता है, जो बनाया है वो ऐसा नहीं हो सकता है. नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बनाया ना, देखो हो सकता है. ऐसा नहीं बोलने का, ये ऐसा नहीं हो सकता है वो बताया है. समझे ना? ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता मैं समझाता हूं. देखो, ये जो ए पॉइंट है ये किधर है? इंडिफरेंस कर्व 1 पे है. और सी पॉइंट पे वो भी किधर है? इंडिफरेंस कर्व 1 पे है. सो सेटिस्फैक्शन एट ए इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एट सी. यस ना? बी जो है ये इंडिफरेंस कर्व 2 पे है एंड सी जो है ये भी इंडिफरेंस कर्व 2 पे है. बोलो यस और नो. सो सेटिस्फैक्शन एट बी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एट सी. बोलो आया ना? बेस्ट है. इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बोले थे. सो इसीलिए ए शुड बी इक्वल टू बी. बोलो तो सही. बट ऐसा है क्या? इसीलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी का फिर सेम कंसिस्टेंट कंजम्पशन. अगर आप बोल रहे हो
कि जो सेटिस्फैक्शन मुझे ए पे मिल रहा है वो सी पे मिल रहा है, और जो सेटिस्फैक्शन मुझे बी पे मिल रहा है वो भी मुझे सी पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ए पे जो सेटिस्फैक्शन है और बी पे जो सेटिस्फैक्शन है दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं? बट है क्या वो सेम? नहीं। इसीलिए टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो कुछ क्वेरी हो तो। क्या क्वेरी छोरी? मतलब यार तुम मुंह बिगाड़ोगे, पहले इतनी देर सबको बोल रहा हूं सर आप एक्सपीरियंस यूज करके ही दिखाओ। अरे पूछ लो ना भाई, ऐसे मुंह क्यों बिगाड़ते हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलना। क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन में है और इसमें जो कॉम्बिनेशन में है, बताइए हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स होंगे वो कॉम्बिनेशन हम लोग प्रेफर करेंगे ना बच्चा। तो यहां पे बताओ ए में ज्यादा गुड्स है कि बी में ज्यादा गुड्स है, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? फिर सेटिस्फैक्शन सेम रहा क्या? नहीं ना। अरे बाबू इसीलिए वो बोल रहा है, इसी वापस समझो, इसीलिए वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या कहना है, ए और बी में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? कैसे? हाँ, हर कर्व पे, हाँ तो कर्व पे के मेरा बच्चा अरे बाबा, ये रहा वो ए बी सी डी, दे आर लाइंग ऑन द सेम कर्व, so therefore they will give the same level of satisfaction. Here A and C is lying on the same curve, so they will give same satisfaction. B and C lying on the same curve, same satisfaction. But A and B, are they lying on the same curve? How can they give same satisfaction? जबरदस्ती हाँ बोल रहे हैं ना, पक्का? ठीक है, क्लियर एकदम बात? यस सर। एंड नाउ लेट अस मूव टू, हाँ क्या हुआ, आपको कुछ दिक्कत है? आपको कुछ और बताए? हाँ ठीक है, कुछ और बताओ। लास्ट, सो ये समझ में आ गया? इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। बस करना दीदी, एड़ी है क्या तू? अब वापस एक बार समझा है ना, बाहर भेज दूंगा, है ना? लास्ट वार्निंग है तेरे को भी छोरी, तेरे को पूछना है, डाउट है तेरे को, फिर क्या चालू है, क्या क्या पूछ रहे? तेरे को डाउट है? डाउट है ना तेरे को? अब उसको ही पूछना आज के बाद, अब मेरे को पूछना ही मत डाउट। मैं पागल हूं यहां पढ़ाने आया मैं, सही है ना? मैं पागल है इधर, तुम डाउट उसको नहीं आता इसके लिए वो क्लास में इधर। तू क्यों है बेटा क्लास में? तेरे को नहीं आता इसके लिए तो आई ना। फिर देखो दीदी को लग रहा है कि तेरे को सब आता, तो ये एडी है कह रहे? क्लास के बाद पूछ लेना, ये इससे रिलेटेड है तो ये इंडिफरेंस कर्व भी चालू है ना। हाँ तो बोल ना फिर, पहले इसको पढ़ाने दे फिर पूछ। बट उसको नहीं आता, उसको क्या पूछ रही है वो बेचारा, उसको टेंशन आ रहा, भाई मेरे को नहीं आ रहा, तू क्या पूछ रही है मेरे को? उसकी हालत देख, वो बोल रही मेरे को नहीं आ रहा, मैं इधर आई हूं पढ़ने के लिए। जान दे, तू सॉल्व कर ले बेटा उसका डाउट, कर ले। फीस भी उसको तू ले लेना फीस। क्या रे, चलो। सो ये क्या बोल रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व विल व्हाट? नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस। व्हाई ऐसा? क्योंकि अगर वो कोई भी एक्सिस को टच करे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, ये जो डायग्राम बनाया ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे सर आपने तो बनाया ना, मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता?
अगर ऐसा वो कोई भी एक्सिस को टच करेगा तो उस कॉम्बिनेशन में वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा ही नहीं। अगर बताओ मुझे इधर आ गया वो पॉइंट, सो इट विल हैव व्हाट, ओनली ऑफ y एंड 0 ऑफ x, सो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में दोनों गुड्स का होना अनिवार्य है ना। यहां पे भी आ गया, सो इट विल हैव ओनली ऑफ x एंड 0 ऑफ y, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन भाई। समझा क्या बात को? सो देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व वी ऑलवेज स्टडी दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। समझे क्या बात को? सो इसीलिए ऐसा कभी भी ईदर ऑफ द एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ अभी आप पूछो। अरे स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस मतलब अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनेंगे। ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसा पैरेलल लाइंस होगा। तुम मुझे पूछो, मैं तुमको समझाऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं आता करके? नहीं बोल रही है मां कसम, जान दो मुझे खेलना ही नहीं है मेरे को। क्या रिफंड? मैं नहीं दे रहा रिफंड। हट भाई यहां से चल। सो क्या आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गए सारे? इजी है एकदम? यस सर। अभी आखिरी के दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। वो उसका पैरेलल समझाएगा क्या है। सो पैरेलल, अरे जैसे अपन इंडिफरेंस कर्व बनाते तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, बट ऐसे होते, ये कर्व्स है। बट यही अगर वो सब्स्टिट्यूट के है तो पैरेलल कैसे रहेंगे? वो ऐसे बन जाएंगे ना, वो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। कमाल करते हैं यार। चलो क्लियर एकदम। अभी लास्ट टू कॉन्सेप्ट्स, जिससे एक तीसरा कॉन्सेप्ट बाहर बनेगा, ठीक है ना। सो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है। अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, अभी हम बात करेंगे अबाउट इंडिफरेंस कर्व मैप। क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व मैप। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व मैप? कलेक्शन ऑफ indifference curves is called as indifference curve map। समझा गया? बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। जब भी मैं बोलता हूं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आपने भयंकर ध्यान देना है, क्योंकि वो एक ही बार में समझ में आना बहुत जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, indifference curve 3. This is what collection of indifference curve, and this is the indifference curve map। हो गया? सही है ना एकदम? So collection of indifference curves is called as what my dear friends? Indifference curve map। बेस्ट है एकदम? यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बजट लाइन या प्राइस लाइन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बजट लाइन या प्राइस लाइन। नाउ व्हाट इज दिस बजट लाइन और प्राइस लाइन सर? अब जैसे आप समझने की कोशिश करो, y एक्सिस, x axis. Suppose let us say I have 10,000 rupees with me। कितने पैसे? 10,000 रुपए। और अपन ये सोचते हैं, देखो अभी ये अलग है, बजट लाइन प्राइस लाइन, डिफरेंट फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। इंडिफरेंस कर्व का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अलग से पढ़ा रहा हूं बजट लाइन। सो फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट, बजट लाइन। So I have 10,000 rupees and I decide कि if I want to spend that entire 10,000 rupees, मैं बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका, मॉड्यूल में इसका एक्सप्लेनेशन आपको झेपेगा भी नहीं, तो एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन यहां पे आपके सामने, ठीक है ना। और इसीलिए आप क्लास में आते हो क्या? क्योंकि आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से समझाया जाए। सो आपके पास 10,000 रुपए है
और ये मान के चलो कि हमको वो पूरे के पूरे 10,000 रुपए खर्चा करना है, वो 10,000 रुपए पूरा का पूरा स्पेंड करेंगे. Assuming that I spend that entire 10,000 rupees only on Y goods, only on Y. So let us say I will be able to procure 100 units of Y. मैं 100 यूनिट Y के खरीद सकता हूं अगर मैं पूरे के पूरे 10,000 रुपए Y पे लगा दूं तो. समझे बात को? अगर Y पे ना लगाते हुए मैं ये पूरे के पूरे X पे खर्चा कर दूं तो मैं X के 200 यूनिट खरीद सकता हूं. ये 100 और 200 कैसा आया, समझ में आया क्या? Assuming that I am spending my entire 10,000 rupees only on X or only on Y, I am getting those 100 and 200 units. Clear है एकदम? पक्की बात है एकदम? Yes sir. जब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, वाह वाह वाह, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो जो लाइन हमें मिली उस लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन, उसे प्राइस लाइन. क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, फिर मुझे जो भी गुड्स या सर्विसेज खरीदने हैं, दिस विल बी व्हाट, ये मेरे बजट में आएगा क्या? समझा क्या? अगर मैंने इतना Y का गुड्स लिया तो मुझे X का इतना ही मिलेगा क्योंकि इतने ही पैसे बचेंगे. समझेगा बात को? अगर मैंने, आप समझो बात को, अगर मैंने X के गुड्स बढ़ाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? Y के कम करने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे बजट में आएंगे ना वो. समझेगा बात को? यस सर, ऐसी बात है. दिस इज बजट लाइन. वापस से एक बार, हमने क्या मान के चला यहां पे कि जो 10,000 रुपए हमारे पास है ना, हम वो 10,000 के 10,000 पूरे के पूरे स्पेंड कर रहे हैं X और Y पे. सिर्फ X पे लगाऊं तो 100 यूनिट आएंगे, सॉरी 200 यूनिट आएंगे, और सिर्फ Y पे लगाऊं तो कितने यूनिट आएंगे? 100 यूनिट आएंगे. क्लियर है एकदम? जब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा? बजट लाइन. और अब मुझे बताओ, अगर मैं खर्चा यहां पे करता हूं तो इसको क्या कहेंगे? अंडर स्पेंडिंग. अगर मैं ये इधर आऊं तो क्या बोलेंगे इसको? विद इन द बजट. ओवर स्पेंडिंग नहीं, विद इन बजट ना. और ये वाला जो देखो पॉइंट H जो है अंडर स्पेंडिंग, एंड पॉइंट K जो है औकात से बाहर. अरे औकात से बाहर है ना भाई, वो हैसियत में नहीं, अपने उसको खरीद ही नहीं सकते उसको. समझ रहे बात को? यस सर, दिस इज बजट लाइन. क्लियर एकदम बात? अरे बोलो कुछ. यस सर. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये बजट लाइन है. एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर मालूम है आपको? मैं बोलता हूं, फाइंड द प्राइस ऑफ X एंड Y. बताओ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ X एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ Y? सो X का प्राइस कैसे निकालेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स आए? 200 आए ना. X के 200 है तो इसका प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज पर यूनिट. इसका प्राइस कितना हुआ? 50. और Y का वही 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100. आई बात समझ में आपको? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता, बच्चा हैंग हो जाता, भाई ये प्राइस कैसे निकाले? बजट लाइन दिया, मैं प्राइस कैसे निकालू? क्योंकि अपन ने क्या सोचा, अगर मैं 10,000 रुपए पूरे खर्चा कर दूं X पे तो 200 यूनिट मिलेंगे. तो अगर 10,000 खर्चा करके 200 यूनिट मिल रहे तो एक यूनिट की कीमत कितनी? हाँ, ऐसा आएगा. अब पता है और कैसे खिलवाड़ करेंगे आपके साथ? ऑप्शंस देंगे आपको. ऑप्शन ए 100 एंड 50, ऑप्शन बी 50 एंड 100, ऑप्शन सी ईदर ए और बी या नन. ईदर ए और बी. सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो पहले X देन Y, ऐसा. समझ में आई बात आपको? सिंपल है. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? सो ये हो गया अपना इंडिफरेंस कर्व मैप एंड बजट लाइन और प्राइस लाइन. क्लियर है एकदम? अभी लास्ट में
last concept, then the chapter is over. That is consumers equilibrium. क्या बात कर रहे हैं अभी अपन? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो यहां पे क्या करने का? ये इंडिफरेंस कर्व मैप को उठाने का, दोनों को मिक्स करने का. अभी समझा क्या क्या कर रहा हूं मैं? दोनों को मिक्स करने का. पहले ये रहा आपके सामने बजट लाइन, फिर अब क्या करने का? ये इंडिफरेंस कर्व 1, ये इंडिफरेंस कर्व 2, ये इंडिफरेंस कर्व 3, ये इंडिफरेंस कर्व 4. ये क्या हुआ? हमने इंडिफरेंस कर्व मैप और बजट लाइन को मिक्स कर दिया. सो अभी हमारे बजट में कौन से पॉइंट्स बैठ रहे हैं? देखो, ए, बी, सी, डी और ई. सही है ना एकदम? तो बताओ, बट मैं कौन से इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहूंगा, लोअर या हायर? हायर इंडिफरेंस कर्व कौन सा है? 3 ना. अरे भाई 4 औकात से बाहर है ना, बजट में थोड़ी आ रहा है. इवन दो आई वांट टू गो ऑन IC4 बट आई कैन नॉट. आई कैन अफोर्ड IC1, IC2 बट आई विल नॉट, बिकॉज आई वांट अ higher level of satisfaction, maximum level of satisfaction which is available at point C. समझा गया दोस्तों? So point C becomes what? The equilibrium point. So what is equilibrium point? C. But कैसे निकालेंगे? Where indifference curve meets budget line at टेंजेंसी. टेंजेंसी समझते हो? सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सरकमफ्रेंस को लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कनेक्ट होता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं. एंड दैट इज वेयर वी रीच व्हाट? बोलो ना, इक्विलिब्रियम. एंड दैट्स इट. सिंपल है एकदम. सो हियर वी कंप्लीट विद व्हाट? आवर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. हे गाइस, इजी है क्या एकदम? यस सर. सो That's it. Here we complete with our syllabus. सप्लाई का चैप्टर अपना, मतलब वो सप्लाई का फर्स्ट पार्ट बाकी रहता है. सो उसका मैं यूट्यूब लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. सो हार्डली कुछ हाफ एन आवर 45 मिनट्स या 1 आवर का लेक्चर रहेगा वो, नॉट मोर देन दैट. सो वो आप लोग देख लेना. बट अगेन इट इज वेरी सिंपल. इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट? डिमांड. एवरीथिंग इज सेम बट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिमांड. ठीक है एकदम? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा मैं. ठीक है? सो आप सबसे एक्सपेक्टेड ये है कि अभी आप थ्रू आउट द वीकेंड आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा सेशन था MCQ सॉल्विंग का, वो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स. ठीक है? सो ईदर आई विल कम हियर और आई विल टेक इट फ्रॉम द प्रेस्टीज पॉइंट और फ्रॉम माई स्टूडियो. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उसका जो यूट्यूब लिंक है मैं सारे ग्रुप्स पे शेयर करूंगा. सो आप लोग भी उसको लाइव अटेंड करना. क्लियर है एकदम? एंड आई विल बी कीपिंग ऑन विजिटिंग हियर. मैं आते रहूंगा यहाँ पे, हफ्ते में 1 आध बार तो आते रहूंगा. 1-2 बार जो IPP के लिए भी बच्चे हैं या जो ऐसे भी रुक रहे हैं, तो वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आऊँगा. और जो बच्चे जाने वाले हैं, राइट, तो आप सबसे भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे थ्रू टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप का मैं चैट ऑन करने को बोल दूंगा वंस यू आर एट योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, ताकि हम लोग उस ग्रुप में हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं. क्लियर है एकदम बात? यस सर. क्योंकि आपको अगर क्वेरीज आएंगी तो फिर आप पूछोगे कैसे, है ना? तो वो चीजें भी हम लोग करेंगे. ओके? यस सर. सो आई होप योर जर्नी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इस संडे को टेस्ट रखेंगे और एक लास्ट टेस्ट है ना अभी अपना, है ना? तो अब आपका सही मायने में कभी रखूं? संडे को रखते हैं, सैटरडे को रखूं? संडे को रखता हूं. जो है यहाँ पे वो लोग टेस्ट दे देना, जो नहीं है वो ऑनलाइन दे देना. रिजल्ट भी बोलता हूं आज मिल जाना चाहिए. सो टेस्ट भी आपका होगा सैटरडे या संडे को. मैं वैसे अनाउंस कर दूंगा ऑन फुल सिलेबस.
प्रॉपर पूरा अभी मतलब एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 90 मार्क्स तो आने चाहिए आपको, ठीक है, दैट इज योर टारगेट नाउ, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टे इन टच एंड जल्दी मिलेंगे उस पार सीए इंटरमीडिएट में, है ना। लव यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड रिमेंबर, आप हाँ हमेशा आप लोग टीम एसपीसी के फैकल्टीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ग्रुप पे आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट्स है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, तो आप उसे देखना जरूर, और कुछ भी डाउट रहे, डिफिकल्टी रहे तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ योर फैकल्टीज, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है ना, ओके। और हम सबको देखना चाहते हैं लाइन के उस पार सीए इंटरमीडिएट में, है ना। सो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, है ना, जी जान लगा देना, हार्डकोर मेहनत करना, बहुत बहुत पढ़ना, एक जुनून सवार होना चाहिए, क्योंकि देखो आपने जिंदगी में कभी फेलियर्स नहीं देखे, सीए वो भी दिखा देता है, समझ रहे बात को। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस रहा है, मैं 12th तक मैं कभी मतलब फेल हुआ नहीं, और आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। आई वॉज मतलब क्या, आई एम स्टिल ब्राइट, ऐसा नहीं है, होशियार हूं ऐसा नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी नहीं, मैं अच्छा खासा पढ़ाकू इंसान था, मैं बहुत बहुत पढ़ता था मैं। बट क्या हुआ, सीए फाउंडेशन मतलब उस जमाने में सीपीटी का एग्जाम दिया, बस थोड़ा केयरलेस हो गया था, थोड़ा एटीट्यूड आ गया था कि अरे कोई भी एग्जाम है अपन तो क्रैक कर लेंगे, इसमें तो क्या एमसीक्यूज है, गोले मार के तो आने। हमारे उस टाइम पे चारों पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे सारे, तो क्या ही तो है, गोले मारना है, कौन सा कुछ याद करना है। सो आई वॉज वेरी केयरलेस एट दैट टाइम, एंड वो केयरलेस एटीट्यूड रखने के वजह से इट कॉस्ट मी नॉट 1 नॉट 2 बट आई क्लियर्ड इन माई वेरी 3rd अटेम्प्ट। तुम समझ रहे बात को, मैं मेरा सीपीटी 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो इससे क्या सीखने को मिला, इससे क्या सीखने को मिला कि आप केयरलेस अगर हो जाओगे ये सोच के कि यार अपन तो आज तक हमेशा पास ही हुए हैं तो अपने को कोई नहीं रोक सकता, वो एटीट्यूड आपको ले डूबेगा। एंड वही जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ, गाइज माय सीए फाइनल अटेम्प्ट आई क्रैक्ड इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस, क्लियरिंग सीपीटी इन द 3rd अटेम्प्ट टू क्लियरिंग योर फाइनल्स इन फर्स्ट। आई केम अ लॉन्ग वे ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरे को समझ में आया कि अगर अपना एटीट्यूड, अगर कुछ भी करके बस पास होना ही है, मैं जी जान करके मेहनत करेगा तो आप पास होगे, ये पक्की बात है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये शायद आपने जितने भी आपने अभी 4 टेस्ट दिए, आपने इन चारों टेस्ट में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जितनी पढ़ाई आपने करी उसके हिसाब से आपके नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट हुए होंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हो। सो योर मार्क्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मच यू हैव स्टडीड। कोई ब्लेम करने को नहीं है, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर फैमिली, नॉट योर टीचर्स, इट इज अल्टीमेटली यू हु डिड नॉट स्टडी, ठीक है ना। और उतनी ही बात ध्यान में रखना दोस्तों, पढ़ाई जी जान लगा के करो, बट उसके बाद भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आए ना तो इट्स ओके, फिर उसमें उसमें भी कोई गम की बात नहीं। पढ़ाई करी ना, इतना ध्यान में रखना कि जब अपन पढ़ रहे हैं ना उस समय पे अपना 100% देना, उसके बाद भी अगर फेल हो गए तो ठीक है भाई, नसीब में नहीं था और क्या कर सकते हैं, समझ रहे बात को। बट जब तक आप एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम से बाहर, तब तक आपके दिमाग में बस पढ़ाई 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 होनी चाहिए। उसके बाद रिजल्ट में पास या फेल फिर वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार अपने हाथ से पेपर चला गया ना, देन नथिंग इज इन आवर हैंड्स नाउ। समझ में आई बात आपको? इसलिए ये भी मत जज, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चा फेल होता है ना, मैं आज क्यों बोल रहा हूं, जब बच्चा फेल होता है ना वो हमसे दूर हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है, उसको लगता है मैं सर मैम से कैसे मिलूं यार, वो अंदर ही अंदर वो उसको घुटन महसूस होती है। तो ऐसा नहीं है, फेल हो गए इट्स ओके, बट पूरी मेहनत करना कि फेल ना हो। उसके बाद भी फेल हो गए तो इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड अटेम्प्ट, देयर इज ऑलवेज अ थर्ड अटेम्प्ट। ये मत सोचना कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपको कैसे जज करेंगे, कोई नहीं यार। सीपीटी में 3rd अटेम्प्ट में पास होने वाला बंदा आज पूरे इंडिया को पढ़ा रहा है, सीधी आयरनी यार, एंड डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो कोई आपको जज नहीं करेगा, आपके फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करता है, ये फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि जिंदगी में और आगे कैसे वो मिस्टेक को नहीं करना है। इट्स अगेन टीचिंग यू समथिंग। सो पढ़ना हमेशा एकदम फुल एटीट्यूड के साथ, फुल जोश के साथ, एकदम रॉक करना। दोस्त आपके जो है ना उनको भी फोर्स करना कि भाई पढ़, उनके साथ कुछ पढ़ाई की बातें डिस्कस करो, यहां वहां की बातें मत करना, है ना। बस 2 महीने हैं आपका, ये अभी अक्टूबर तो ऑलमोस्ट इट इज 10 days आर ओवर,
अक्टूबर हाफ, नवंबर फुल, मतलब हार्डली लेस देन 2 months आर लेफ्ट. दिसंबर में यू हैव योर एग्जाम्स. तो 2 महीने ऐसा पागलपन सवार होना चाहिए आपके दिलो दिमाग में और क्रैक कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है ना. अगर पढ़ाई करोगे ना अच्छे से, टेस्ट वेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे एमसीक्यूज, पास्ट एग्जाम पेपर, स्कैनर्स सॉल्व करते जाओ, एमटीपी स्कैन करते जाओ, यू नो थिंग्स विल बी इन ऑर्डर. ओके, सो लव यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.